oogenesis। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का जितना आपको अच्छा ज्ञान होगा उतना ही बेहतर ये समझ में आएगा। एक पुराना पॉइंट आपको याद दिला दें, oogenesis ऑब्वियस ओवरी में होनी है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आप कहते थे हमेशा टेस्टिस में होती है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ ओवरी है। तो याद करिए, जब ओवरी पढ़ा था तो उन्होंने ओवरी को ऐसे कुछ दिखाया होगा और थोड़ा पॉइंट बढ़ा लिया था। कहा था किताब में लिखा है इट इज सराउंडेड बाय थिन एपिथेलियम, जिसको नाम दे दिया था जर्मिनल एपिथेलियम। हमने सेल का शेप भी बताया होगा कि व्हाट। फिर अंदर वाले संपूर्ण हिस्से को हम स्ट्रोमा कहा करते थे, जिसको दो जोन में बांटा होगा, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो मुझे जरूरत नहीं है कॉर्टेक्स मेडुला, मैं सिर्फ आपको नाम दूंगा कि भैया ये स्ट्रोमा है, हमारे लिए तो सिर्फ यही है, और ये है दैट इज थिन एपिथेलियम, जिसे हम लोग नाम देंगे जर्मिनल एपिथेलियम। तो इसी जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स पाई जाएंगी उन्हीं को हम लोग बोलेंगे जर्म सेल। मान लीजिए हम ऐसे ऐसे आपको बताएं, इसको आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा था, मैं ऐसे मोती की माला जैसे शो कर दिया, तो थिन एपिथेलियम यही लिखा था। अब जो oogenesis की शुरुआत होनी है वो होनी है बिफोर बर्थ। ये पहली लाइन का डिफरेंस है, यानी कह सकता हूं oogenesis starts before birth और फीमेल चाइल्ड, जो फीमेल बच्ची है जन्म नहीं हुआ होता है, वो अपनी माँ के पेट में होती है, 5 या 6 महीने की हुई होती है, तभी से वो पूरी तैयारी कर लेती है। तो हम oogonia से शुरू करेंगे। अब oogonia कहाँ से आया? तो यही आपकी जो सेल्स होती है जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स, ये डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके बनाना शुरू करती हैं oogonia। जो ये जर्म सेल्स होती थी, यही जर्म सेल खूब डिवाइड करती है। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स है, ये डिवाइड करके बार बार डिवाइड करके जो बनाती है, उसी का नाम कहलाता है oogonia। तो मैं oogonia ही कह लूं। ये बार बार डिवाइड करेगी और डिवीजन का तरीका होगा माइटोसिस। कई बार डिवाइड करेगी, अनगिनत बार डिवाइड करेगी, तो उतना तो हम करा नहीं पाएंगे। और पुनः बनाएगी oogonia। ऐसे ही आपने अपने यहाँ भी किया था स्पर्मेटोजेनेसिस में, दिस इज oogonia। और बना दूं मैं 2-3, जितनी जगह हमारे पास है उतनी तो बनाई दूं। oogonia and again oogonia। लेकिन ये मत सोचेगा कि सर ने 3 सेल बना दी, ये कौन सा डिवीजन हो गया, 2 बनाते या 4 बनाते, ये बहुत सारी हैं, लेकिन बोर्ड हमारा फेल हो जाएगा। अब मैं रास्ते में ये लिख दूं कि सेवरल माइटोटिक डिवीजन, सेवरल माइटोटिक डिवीजन। लेकिन बार बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बिफोर बर्थ हो जाता है। यही लाइन हमने अपने आप ही शो की थी, बट बोला था ऑन द एज ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर बताते जाइएगा। 2 है तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 है एंड 2। तो सिर्फ एक लाइन हुई कि फीमेल बच्ची का जन्म होने से पहले उसकी जो जर्मिनल एपिथेलियम थी, जिसमें जर्म सेल पाई जाती थी, वो रिपीटेडली माइटोटिकली डिवाइड करती और अनगिनत संख्या में oogonia बना। अब आप oogonia अनगिनत कहते थक जाओ, तो मैं लिख दूं कितना बनाएगा। oogonia होती है, यही किताब की लैंग्वेज है, अ कपल ऑफ मिलियन। कपल ऑफ मिलियन का मतलब जी 2 मिलियन इन ईच ओवरी। अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia, 1 मिलियन में 10 लाख होता है,
तो 20 लाख ओगोनिया इस ओवरी में और 20 लाख इस ओवरी में, 40 लाख लगभग ओगोनिया एक फीमेल बच्ची पैदा होने से पहले ही बना बैठी। जितना ओगोनिया इसको बना सकती वो सब बना लेगी। सेंटेंस एकदम लिखा जाता है, नो मोर ओगोनिया, ये बड़ा पॉपुलर लाइन है, नो मोर ओगोनिया कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ये लाइन तब आपको इंप्रेस करेगी जब आपको अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस पता चलेगी कि हम स्पर्मेटोगोनिया तो पैदा होने के बाद बनाते हैं, प्यूबर्टी के बाद और जीवन भर बनाते रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ओगोनिया जो होता है वो पैदा होने के बाद नहीं बन सकता। जितने आपने ओगोनिया बनाने हैं, जो आपने वैल्यू लिख दी है, ये वैल्यू सब पैदा होने से पहले आते हैं। यहाँ तक क्लियर? एक ही पॉइंट का भी डिफरेंस है कि भैया पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है और बाद में कभी बनती है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें मियोसिस और माइटोसिस पढ़ना होगा, जिसमें आप माइटोसिस पढ़ चुके हैं और फिर मियोसिस सर ने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा, पढ़ तो आप नहीं चुके हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए इस साइड ताकि हम आपको समझा। ये जैसे मैं माइटोसिस पढ़ाऊंगा आपको, इससे का ज्ञान तो है आपको। एक माइटोसिस होती है, जब माइटोसिस हुआ करती है तो इसमें आपके पास अपनी फेजेस होती है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सीक्वेंस है। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी पेरेंट सेल होती है दिस वन, ये डिवाइड करती है और डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देती है, दिस वन एंड दिस वन। डिवीजन कहा ही है तो डिवीजन होना चाहिए, लेकिन अच्छी बात ये है क्रोमोसोम नंबर जो थे वही रहते। यही खास बात हाईलाइट की है। कुछ ऐसा इन फेजेस में होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो नहीं बदलते, जितना पेरेंट में है उतना ही उनकी डॉटर सेल में पाया जाता है। अब इसी की तुलना मियोसिस से कर लीजिए। मियोसिस शब्द जैसे ही बोलेंगे हमारे पास दो स्टेप आ जाएंगे। एक कहला जाता है मियोसिस 1, यानी फर्स्ट मियोसिस। दूसरा हो जाता है मियोसिस 2, मियोसिस 2। यानी मियोसिस हमेशा दो चरणों में पूरा होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। सर इनकी स्थितियां भी देख लीजिए। इनमें अगर बांटा जाए तो मियोसिस 1 जब आप चलेंगे तो इसमें भी फेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। जब मियोसिस 2 करेंगे तो इनमें भी फेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यस, अब उसकी प्रोफेज और इसकी प्रोफेज में कंफ्यूजन ना होने पाए, इस डर के कारण हम इसको कह देते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ताकि जब हम बोले प्रोफेज 1 तो आप समझ जाएंगे प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, और इनको बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। इधर तो पता होगा। सर एक और बात, अब इनसे तुलना करिए। जब हम मियोसिस कर रहे हैं तो ये हमारी पेरेंट सेल रही, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो इनमें भी हुआ था। लेकिन अलग बात ये होती है पहली फेज में जो आपके पास क्रोमोसोम नंबर पेरेंट की है, उनके डॉटर में क्रोमोसोम नंबर आदि है। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में कोई बेसिक बात है, सबको आता होगा, मैं भी अपनी बात कह ले रहा हूँ, मैं स्टेप में नहीं जा रहा हूँ, वो तो आपको मियोसिस में पढ़ाया ही जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, इसलिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब आधा हो जाना, घट जाना। लेकिन अभी मियोसिस नहीं कंप्लीट, फिर सेकेंड स्टेप में ये जो हर डॉटर सेल्स थी ये फिर डिवाइड करती है, दिस, ये भी डॉटर सेल डिवाइड करेगी, दिस, एंड ईच डॉटर विल फॉर्म द अगेन टू डॉटर्स।
लेकिन ये वाला जो डिवीजन हुआ सेकेंड मियोसिस वाला, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, इन द सेंस कि सर भाई इनके पेरेंट तो यही हुए ना, तो क्रोमोसोम नंबर विल बी द सेम एज ऑफ देयर डायरेक्ट पेरेंट। हम 4 पेरेंट की बात नहीं करते भाई, यही सेल तो डिवाइड हुई है ना, तो इसलिए जब ओवरऑल हम मियोसिस कह लेते हैं तो कहते हैं एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बन जाती हैं, और 4 की चारों जो डॉटर सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड। ऐसा आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी किया, तो वही बात हम फिर से दिखा। तो आपको लगे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो एक वजह है, इसीलिए यहाँ तक। इसके लिए नहीं आई, तो आपको भी पता है कि सर ये सेम क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आधा हो जाता है, अगर पता ना होता तो वही बताते स्पर्मेटोजेनेसिस। हमें इन शब्दों को सीख लीजिए। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अब सर हम लोग यहाँ बात करते हैं ओवोनिया में। अभी बच्ची का जन्म नहीं हुआ और आपने कह दिया कि भैया oogenesis तो शुरू कर दी। तो oogenesis जब शुरू की तो जितने भी ओवोनिया थे आपने पढ़ तो लिया, a couple of million of ammonia in each ovum। सब लोग कहते हैं हम लोग अब मियोसिस शुरू कर देंगे, अभी पैदा नहीं हुए उससे पहले। विचित्र बात है, आप सोचिए पैदा होना दूर और तो सारी बातें अभी आनी नहीं, उससे पहले ही जितने ओवोनिया थे सब मियोसिस शुरू कर देंगे। और मियोसिस शुरू करने के लिए क्या करेंगे, मियोसिस 1 में जाएंगे, पहले प्रोफेज 1 पूरा करेंगे, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, तब जाके 2 डॉटर सेल बनेगी। तो यही कहने जा रहे हैं ऑल दीज। सेंटेंस जरूर देखिएगा, ऑल oogonia ऑफ फीटल ओवरी। फीटल बोल रहा हूं क्योंकि बच्ची का जन्म नहीं हुआ है। enters in, इंटर के बजाय ना लिखूं, स्टार्ट्स मियोसिस। चलिएगा मियोसिस में शुरू कर दिया, अब आप जानो फर्स्ट मियोसिस। अब मियोसिस के बाद लिखूंगा मियोसिस 1, यहां पे शुरू कर। तो अगर ये पैदा होने से पहले अपने मियोसिस फर्स्ट को पूरा कर लें तो मैं सब डबल कर दूं ना। अब कल कपल ऑफ मिलियन की जगह पर हम 4 मिलियन करते हैं, लेकिन इनके साथ एक स्कैम ये बट अनेबल टू कंप्लीट प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 में तो इंटर कर गए, लेकिन प्रोफेज 1 कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जब प्रोफेज 1 कंप्लीट नहीं कर पाए तो मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज का तो प्रश्न नहीं उठता। शुरू कर जरूर जाते हैं, बट नो oogonia is able to complete first meiotic division। वो खाली प्रोफेज 1 में ही जाएगा और वहीं रुक जाएगा। आपको सर बाद में पढ़ाएंगे कि जो हमारी प्रोफेज 1 होती है ये भी कई स्टेप में होती है, इसमें भी कई सारे स्टेप। यस, तो वो आपको पता प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में नहीं। लेकिन आपके एनसीईआरटी हमारी इस चैप्टर में यहीं पे रुक जाती कि भैया वो प्रोफेज 1 में गई और वहीं रह गई, क्योंकि प्रोफेज 1 में कई फेज हैं, जाइगोटीन, पैक्सीटीन, लेप्टोटीन, ऐसे नाम। एक सवाल आपके वहां पर पढ़ाया जाएगा जब मियोसिस पढ़ाई जाएगी कि इनमें इतनी सारी जो प्रोफेज 1 में फेजेस हैं, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 कौन सी? जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैक्सीटीन। यस, इसमें बड़ा झगड़ा है लोग, तो झगड़ा इसलिए समाप्त कर लीजिए, वो तो आपको सर बता ही देंगे। दैट इज डिप्लोटीन, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज। ये ऐसी फेज होती है मियोसिस की कि कुछ जगह पर 40 साल लग जाते हैं इस फेज को पूरा करने। इट मे कंप्लीट इन ईयर्स। तो आपकी किताब तो हमारी जूलॉजी वाले पोर्शन में यही लिख के जाती है, तो एग्जैक्टली वो डिप्लोटीन फेज में ही रुकी रहती है।
अब आगे हम नहीं बताएंगे और कौन कौन सी फेज होती है। मैंने ये बोला जितनी उगोनिया थे 40 लाख उगोनिया थे, 40 के 40 लाख मियोसिस शुरू करने। मियोसिस शुरू करने में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में गए, ऐसे इंटर किए और भैया पूरा ही नहीं कर पाए। जब इसे पूरा नहीं कर पाए तो मेटाफेज कैसे शुरू होगा? क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन फेज है, वही भैया रुक जाता और रुके रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? आपके सिलेबस में नहीं। अब भैया जितने उगोनिया थे उन सब का नाम बदल गया, क्योंकि आप उगोनिया तो रहे नहीं। उगोनिया वो था जो शुरू करता है तो आधे रास्ते में फंस गए, तो हमने तो 3 उगोनिया लेके शुरू किया था। एंड नाउ इट इज नोन एज एन प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte हमने 3 लिया था, 3000 लिए हो तो 3000 कर लेना, 40 लाख लिए हो तो 40 लाख कर लेना। सर याद करिए, जब आप अपने यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस करते थे तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनता था? माइटोसिस या मियोसिस? बिल्कुल गलत, ग्रोथ। इसीलिए कहा था पढ़ के आइएगा। आप अपने यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ करके आए थे, मैंने आपको साइज तक बताया था और आप बता रहे हो माइटोसिस। यहाँ पर आपके पास जब उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनता है बाई स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पूरा नहीं होता। ये पहला सबसे बड़ा डिफरेंस है, और हमारी फीमेल बच्ची यही लेकर पैदा हुई। इतनी जो घटना आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ ली, ये सारा का सारा पहले बिफोर बर्थ। दिस इज द बिफोर बर्थ। डिफरेंसेस चेक करिएगा जो आपने वहां पढ़ा था। अगर आप डिफरेंसेस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो सारे सवाल नहीं करना। जब मेल बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी टेस्टिस में मेल जर्म सेल थी, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। लेकिन फीमेल बच्ची जब पैदा होती तो उसके ओवरी में नहीं थे, उसकी ओवरी में थे। और कितने होंगे? कितने होंगे? यही वाली संख्या ही तो होगी। हर उगोनिया इसमें कन्वर्ट हो गया द सेम नंबर। दैट इज अगेन अ कपल ऑफ मिलियन इन ईच ओवरी। जिस दिन फीमेल बच्ची का जन्म हो उसी दिन उसकी ओवरी का सेक्शन काट के देख लीजिए, यू विल गेट ओनली प्राइमरी oocyte। सिंगल उगोनिया नहीं मिलेगा, खत्म। अब पढ़िए इसको। नो मोर उगोनिया कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। पहले ही बना और बन के भैया मियोसिस शुरू कर लिया, खत्म नहीं कर पाए तो भाई साहब आधे अधूरे मियोसिस में फंसे पड़े, ऐसे ही पैदा हुआ। यहां तक क्लियर? अब सर ये प्राइमरी oocyte चुपचाप पड़े रहते हैं, सो जाते हैं। डॉर्मेंट एक इंग्लिश का शब्द, डॉर्मेंट को कहते हैं सुषुप्तावस्था। नो चेंज। जितने प्राइमरी oocyte थे ऑल रिमेन डॉर्मेंट। यस, अब 3 हम धो रहे हैं तो हमें तीनों बनाना पड़ रहा है। यस, ऑल रिमेन डॉर्मेंट, रिमेन डॉर्मेंट। कब तक? टिल एज ऑफ प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी आ नहीं जाएगी तब तक इन सबको इसी अवस्था में बने रहना पड़ेगा। वो डिप्लोटीन में फंसे हुए हैं। अब अंदाजा लगा लो, पैदा जिस दिन हुई है प्यूबर्टी मान लीजिए 15 साल पे आई है, तो 15 साल हो गया ना डिप्लोटीन, तो पूरा ही नहीं कर पाती। वो पूरा तब करेगी जब प्यूबर्टी में पर्टिकुलर एक हार्मोन आता है, वही गोनाडोट्रोपिन्स, और प्यूबर्टी के पहले आएगा नहीं। क्योंकि प्यूबर्टी आप क्या कहते हो, फीमेल में 9 से 13 साल पे आती है लगभग। अगर हम 10 साल भी मान लें कि 10 साल पे प्यूबर्टी आई है तो भैया 10 साल तो डिप्लोटीन हो गई ना, तो ये ऐसे ही पड़ेगा। और फिर हमने सोचा लाओ गिन लें, ये तो जन्मदिन है, बर्थ। चाइल्डहुड में ये इसी अवस्था में रहती है,
प्यूबर्टी तक आपने कहा सर इसी अवस्था में रहेंगे, प्यूबर्टी। तो सर ये पुगोनिया ही तो रहेगा। आपने कहा है सर डोरमेंट है, सॉरी प्राइमरी oocyte, तो फिर से लिख दें प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अगेन द प्राइमरी oocyte। जिस दिन बच्ची थी तब भी प्राइमरी oocyte, चाइल्डहुड अवस्था में तब भी प्राइमरी oocyte, प्यूबर्टी आई तब भी प्राइमरी oocyte, नो चेंज। तभी तो लिख रहे हैं ऑल रिमेन द डोरमेंट टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। अच्छा क्रोमोसोम नंबर तो रह ही जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर कितना करते हैं? 2n था तो n कर दें। हाँ, जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी तब n करिएगा, तो ये तो अभी 2n ही है, 2n एंड 2n। अब सर नीचे आ गए 2n, या आप कह रहे हो 16 है तो 16 में कहां डिवीजन हो गया भाई? 2n। लेकिन एक दूसरा स्कैम हो, एक तो हादसा इनके साथ ये हो गया कि बेचारे पूरा नहीं कर पाए, दूसरा हादसा ये हो जा रहा है कि यहाँ पर जब हम गिनने बैठे, हमने कहा एक बार गिन डालें कितने हैं प्यूबर्टी स्टेज, तो वेरी सरप्राइजिंग आंसर। Each ovary has only 60,000 to 80,000 primary oocyte। यहाँ पर जो वैल्यू है इस प्यूबर्टी स्टेज में, that is only 60,000 से लेकर के 80,000 प्रति ओवरी। तो भैया हम तो बहुत लेकर आए थे, 20 लाख लेकर आए थे, और 1 लाख नहीं बचा एक ओवरी। 19 लाख से भी ज्यादा अंडे सो कॉल्ड खत्म। तो कहां गए सर? डीजनरेट। ये डीजनरेट कर जाते इसी अवस्था में जिस दौरान ये डोरमेंट थे, एंड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte डीजनरेट्स। द रिमेनिंग ये यहां ना लिखते, थोड़ा जगह मेरा भी डायग्राम में फंसेगा ना, इस वजह से मैं यहां लिखता। दैट इज 60,000 से 80,000 प्रति ओवरी। ये प्यूबर्टी स्टेज का डेटा है। फिर बात आई कि भाई कितने थे, तो बहुत सारे, देन रिमेनिंग्स कहां गए? रिमेनिंग प्राइमरी oocyte डीजनरेट्स, सड़ गए। जबकि इन्होंने oogenesis देखी कितना पहले शुरू कर ली थी, लेकिन फिर भी ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि वो ज्यादातर अंडे 90% से भी ज्यादा अंडे सड़ गए। इस फिनोमेना को एक नाम देते हैं, बड़ा पॉपुलर नाम है, उसे कहते हैं एट्रेसिस। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा पैदा होने से पहले जितने भी उगोनिया थे, उगोनिया बोले तो यही जर्नल एपिथेलियम वाली सेल्स, बार बार माइटोसिस करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में उगोनिया तैयार करके खड़े करते हैं। दैट इज अ कपल ऑफ मिलियन ईच ओवरी। फिर हर उगोनिया अपनी मियोसिस को शुरू कर देता है पैदा होने से पहले, लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाते हैं प्रोफेज 1 में रुक जाते हैं। प्रोफेज 1 की डिप्लोटिंग फेज को क्रॉस ही नहीं कर पाते, उसी में फंसे रह जाते और वही लेकर पैदा हो जाती है। लेकिन अब वो उगोनिया नहीं कहना, क्योंकि वो प्रोफेज 1 में खड़े हैं, मियोसिस शुरू कर चुके हैं, तो उसे नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। तो जितने उगोनिया होंगे उतने ही प्राइमरी oocyte बनेंगे। जितना क्रोमोसोम नंबर उगोनिया में होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर प्राइमरी oocyte में भी होगा। यही लेकर बच्ची पैदा हुई, तो जन्म के समय उसके पास जो प्राइमरी oocyte था, अब कपल ऑफ मिलियन, ये किताब की लैंग्वेज है, तो मैं तो चाहकर लिख देता 20 लाख पर होगी, वही तो लिखा है। फिर जब हम प्यूबर्टी स्टेज की बात करें तो प्यूबर्टी स्टेज तक ये चुपचाप ऐसे ही पड़े थे, लेकिन जब प्यूबर्टी में हमने गिनने की बात की तो देखा इनकी संख्या तो बहुत घट गई।
1,00,000 से भी कम रह गए, यानी सिर्फ लगभग 60, 70, 80 हजार रह गए। तो और कहाँ गए? और सारे सड़ गए, तो उनको लोग भूल गए। तो प्यूबर्टी स्टेज में उसके पास अंडे कितने हैं? कुल हैं 1,20,000 से 1,60,000, 1.25 लाख से 1.5 लाख, दोनों ओवरी मिला। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्यूबर्टी स्टेज में उस फीमेल में कुछ हार्मोन बढ़ेंगे, वही FSH LH वाला हार्मोन। तो वो हार्मोन आएगा तो इस प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेगा कि भाई अब आगे चलो। तो अब इनमें से कुछ प्राइमरी oocyte को हम लेके चलते हैं इधर वाले को। फ्यू प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। चलिए पूरा करते हैं। एट प्यूबर्टी few completes meiosis 1। कुछ ऐसे हैं जो meiosis 1 को पूरा करते हैं, सारे नहीं। अब हर महीने होगा ना, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम आपको। तो अभी सिर्फ ये देखिए कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अब पूरा होने जाएगा, लेकिन क्यों पूरा होगा? दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ किसकी वजह से? बोल भैया, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्यूबर्टी के पहले आ ही नहीं सकता। तो जब वो 12, 13, 14 साल की बच्ची हुई, जब उसमें ये गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन बढ़ने लगे, तो उसके इन्फ्लुएंस में आने के कारण अब ये अपना पहला मेयोटिक डिवीजन पूरा करें। और पहला मेयोटिक डिवीजन जब पूरा करते हैं फिर हादसा हो जाता है। हादसों भरी जिंदगी है ये। अनइक्वल होता है डिवीजन। स्पर्मेटोजेनेसिस में जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता था तो इक्वल होते थे, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते थे। ये भैया जब डिवाइड करते हैं तो एक बनता है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। अब ये कैसे हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो यहाँ डिवीजन था वो बेहद अनइक्वल था। क्योंकि हम तो यही जानते हैं डिवीजन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम मियोसिस में पढ़ते हैं। तो यहाँ अनइक्वल है। जैसे यही देख लीजिए, ये डिवीजन हुआ तो सर एक इतना बड़ा बना और दूसरा वाला मान लीजिए ये जरा, क्योंकि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म एक लेके चला गया, तो वो एक पोल पर कहीं जाके किनारे रुक जाता। इसीलिए इनको हम लोग पोलर बॉडी कहते हैं। सर्च कर लीजिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में लिखा होगा इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पर ये जो डिवीजन है वो अनइक्वल डिवीजन। एक बड़ी सी सेल जिसे सेकेंडरी साइट कहते हैं और एक बेहद नन्ही सी सेल पोलर। क्रोमोसोम नंबर आधा कर दो, मियोसिस पूरा करवा लिया भैया। तो अब सवाल आया, एक ओगोनिया से कितने प्राइमरी oocyte और एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte? एक। मेल में याद करिए, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? क्योंकि वहां पर इक्वल डिवीजन होता था और यहाँ अनइक्वल डिवीजन। पहुंचे यहाँ तक? तो अभी गाड़ी तो पूरी करिए ना, तो खाली फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो। तो ये लोग कहते हैं हम लोग अपना सेकंड मेयोटिक डिवीजन पूरा करेंगे। तो पोलर बॉडी कहती है भैया हम भी पूरा करेंगे, कहीं कर दो। तो भाई के पास साइटोप्लाज्म में जरा सा है तो सामान्यतः ये डीजेनरेट कर जाता है। सामान्यतः ये कभी सेकंड मेयोटिक डिवीजन नहीं पूरा करती है और ये यही डीजेनरेट कर जाता है। तो लोग कहते हैं फिर बनाया काहे था, जब खाली बना के मारना ही था। तो अगर आप बनाते नहीं तो ये हैप्लॉइड होता कैसे? तो oogenesis के दौरान जो मियोसिस होती है उसका सिर्फ पर्पस होता है क्रोमोसोम नंबर को आधा करना। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो मियोसिस होती है उसके दो काम, क्रोमोसोम नंबर आधा भी करते हैं और संख्या बढ़ाते भी हैं।
यहाँ संख्या कहाँ बढ़ रही है? 1 1 1 1। तो ये सेकंड मियोटिक डिवीजन यूजुअली नहीं करते, लेकिन भैया ये लोग तो करें। यस, इंटर्स शुरू कर देते, इन सेकंड मियोटिक डिवीजन, फिर स्कैम हो जाता है। अब क्या हुआ? बट अनेबल टू कंप्लीट मेटाफेज 2। आपकी गाड़ी जाके मेटाफेज 2 में रुक गई, छुप छुप ट्रेन है क्या? चली, रुक गई, फिर डिवाइड हुई तो आधी अधूरी, फिर चली, फिर रुक गई। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसी नहीं, एक बार चल दी तो स्पर्मेटोजोआ बना के ही रुकेगी। तो यहां से आपने अब भाई सेकंड मियोटिक डिवीजन में जाओगे ना, तो प्रोफेज 2 पूरा करोगे, फिर मेटाफेज 2 आएगा ना। अब ये मेटाफेज 2 में रुक जाते हैं। जब ये मेटाफेज 2 में रुक जाते हैं तो इनका नाम क्या होता है? बोलो। जैसे आप यहां जब चले थे ऊगोनिया, तो आप प्रोफेज 1 में रुक गए थे, तो आपने कहा भैया हमारा नाम बदल दो, हम ऊगोनिया तो रहे नहीं, हम तो प्रोफेज 1 में खड़े हैं, तुम लोग वहां खड़े, तुम लोग ऊगोनिया हो, हम प्रोफेज 1 वाले हैं, तो हम तो प्राइमरी ऊसाइट। वही यहाँ भी है, ये सेकेंडरी ऊसाइट है। ये कहते हैं हम तो प्रोफेज छोड़ो, हम तो मेटाफेज में खड़े हैं, हमारा नाम बताओ। सेकेंडरी ऊसाइट, इनका नाम नहीं बदलता है। ये सेकेंडरी ऊसाइट के सेकेंडरी ऊसाइट ही कहलाते हैं। ऐसा ना हो इसको बदल के रख लेना, क्या नाम, इसका नाम टर्शियरी ऊसाइट कर, ऐसा कोई शब्द ही नहीं आपके। ये चुपचाप ऐसे मेटाफेज में खड़े रहते हैं, कहते हैं भैया हम पूरा ही नहीं करेंगे, नाराज हो गए फूफा जी पे। अब इनसे पूछा जाता भैया पूरा काहे नहीं करोगे? इनसे पूछा गया तो बता दिया गया पूरा इससे नहीं कर रहे हैं कि हमारा गोनाडोट्रोपिन नहीं है आपके पास। जब होएगा तो बताना, जब होएगा बता देना। नुकसान ये हुआ घंटे हमारे साथ जुड़ गए। अब इनसे पूछा गया भैया तुम तो अगर गोनाडोट्रोपिन है, तुम काहे नाराज हो गया, मेटाफेज 2 में रुके हो? उनका स्पर्म लाओ, जब स्पर्म आएगा तभी हम डिवाइड करेंगे। क्या पता डिवाइड करा दो, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी ना, तो पहले गारंटी दो। अब स्पर्म की गारंटी 15 साल की बच्ची में कैसे देंगे? 15 साल की बच्ची के शरीर में स्पर्म तो नहीं हो सकता ना, 25 में भी नहीं हो सकता है अगर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है। तो ये अब आगे तब पढ़ाऊंगा जब स्पर्म आपके पास यहाँ पहुंच जाए। तो आज तो पहुंचा ही दो ना, कम से कम आधा तो रह जाएगा। तो अब इसके आगे हम तब पढ़ रहे हैं, दैट इज एंट्री ऑफ स्पर्म। ये आगे पूरा तब करेगा जब स्पर्म की एंट्री हो। एंट्री ऑफ स्पर्म, यही ये विलेन नहीं है। तो ये oogenesis को पूरा करने के लिए फैक्टर है। जब स्पर्म की एंट्री होगी, दैट विल कंप्लीट सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जितनी अकल ईश्वर ने दी हो बोर्ड पे लगाइएगा, अपने आप नहीं समझ में आ जाएगा। टॉपिक ही कुछ ऐसा है। मेटाफेज 2 में तब तक इंतजार करेगा ये जब तक स्पर्म आ नहीं जाएगा। जब स्पर्म आएगा यानी इंसेमिनेशन हो उस लड़की के अंदर, स्पर्म वहां तक पहुंचे फैलोपियन ट्यूब तक और इसमें घुसे, फ्यूज ना करे, फ्यूज न्यूक्लियस करेगा तब होगा। तो अभी खाली घुसेगा तब की बात कर रहे हैं। स्पर्म की एंट्री होगी तब ये खुशी खुशी डिवाइड करेंगे, क्योंकि भैया अब हम लोग 2 हिस्सों में बटे जा रहे हैं। 2 हिस्सों में बटे, ये तो लिखा आपने, एंट्री ऑफ स्पर्म कंप्लीट सेकंड मियोटिक डिवीजन, फिर अनइक्वल अगेन फॉर्म द पोलर। फिर से पोलर बॉडी बना लेते हैं। और अब क्या बनाएंगे, अपना नाम रखवा लें, वहां क्या था, स्पर्मेटिक। तो नाम तो वैसे ही रखेंगे ना। तो ऊटिड क्रोमोसोम नंबर बताते चलो,
n/2 मत कर दीजिएगा, अब तो क्रोमोसोम वही रहेगा। ये भी अनइक्वल डिवीजन है, जैसे यहाँ अनइक्वल आपने लिखा था वही अनइक्वल यहाँ भी है, एंड यस दिस इज अनइक्वल। oogenesis में हमेशा अनइक्वल डिवीजन होता है, और जैसे ooted बनेगा से गारंटी इस बात की है जाइगोट बनेगा। इसकी गारंटी कि जाइगोट जरूर बनेगा, क्योंकि आपने शर्त रख ली। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट करते हैं, यहां से चलिएगा। थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ इसको मिक्स कर देंगे। कहा ये हमने हमारे पास जनरल एपिथेलियम ओवरी बनी, उसे पैदा होने से पहले बहुत बार हजारों लाखों करोड़ों बार डिवाइड करती है, और डिवाइड करके बहुत बड़ी संख्या में ओवोनिया बनाती है बिफोर बर्थ। वो बहुत बड़ी संख्या, अ कपल ऑफ मिलियन इन ईच ओवरी। फिर हर ओवोनिया अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में इंटर कर जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 को ही पूरा नहीं कर पाता, प्रोफेज 1 की डिप्लोइड फेज में चुपचाप आके फंस जाता है। अब फंसा ही रहता है तो बच्ची का जन्म थोड़ी रुक जाएगा, तुम फंसे रहो तो बच्ची का अचानक जन्म, दैट इज उसका नाम बदल दिया, प्राइमरी oocyte, द फीमेल चाइल्ड बोर्न विद द प्राइमरी oocyte। ओवोनिया है ही नहीं, जितने ओवोनिया थे सब पैदा होने के पहले बन गए, बन ही नहीं गए बल्कि परिवर्तित हो गए प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte लेकर जब बच्ची पैदा हुई तो सारे के सारे प्राइमरी oocyte वैसे ही पड़े, क्योंकि उनको चाहिए था गोनाडोट्रोपिन जो सिर्फ प्यूबर्टी स्टेज में आता है। तो ऑल दीज रिमेन डॉर्मेंट टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन जब हम प्यूबर्टी पे पहुंचे तो देखा ये अंडे बहुत कम हो गए, हर ओवरी में सिर्फ 60,000 से 80,000 रह गए, और सारे 19,20,000 या 19,40,000 अंडे हर ओवरी में सड़ गए, डीजनरेट कर गए हेटेरोसिस। सो व्हाट, हैं तो अभी 80,000 एक ओवरी। अब सर प्यूबर्टी स्टेज में आपके शरीर में हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तो मैंने अभी उस हिस्से को ज्यादा नहीं बढ़ाया, बोला इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिन। जब बढ़ेगा तो कुछ प्राइमरी oocyte, कुछ वर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझ में आएगा, तो फ्यू कंप्लीट्स मियोसिस। हर महीने थोड़े थोड़े हार्मोन बढ़ते हैं, कुछ प्राइमरी oocyte को आगे बढ़ा देंगे, फिर अगले महीने इसको बढ़ा देंगे, अगले महीने इसको बढ़ा देंगे। ये रिलेट करूंगा मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कुछ ऐसे प्राइमरी oocyte तो जो मियोसिस 1 पूरा करते हैं, लेकिन मियोसिस 1 भी अनइक्वल है। तो एक बड़ी सी सेकेंडरी oocyte बनती है और एक बेहद नन्हा सा पोलर बॉडी बनता है। पोलर बॉडी सामान्यतः डीजनरेट कर जाता है, और अगर ये गलती से सेकंड मियोटिक डिवीजन कर भी जाएगा तब भी डीजनरेट करेगा। तो तुम डिवाइड करो चाहे ना करो, डीजनरेट होना है। जो सेकेंडरी oocyte है वो जब सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा करने की बात करता है तो प्रोफेज 1 पूरा कर लेता है, लेकिन प्रोफेज 2 पूरा कर लेता है, मेटाफेज 2 में जाके चुपचाप होता है, क्योंकि मेटाफेज 2 को वो पूरा नहीं कर सकता, उसको पूरा करने के लिए चाहिए स्पर्म। तो जब स्पर्म की एंट्री होगी तब वो सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा करेगी, और अब फिर से अनइक्वल अगेन फॉर्म द छोटी सी माइन्यूट पोलर बॉडी एंड वन ooted। लेकिन ooted बनने की गारंटी है जाइगोट। ooted तभी बनेगा जब जाइगोट। अब इस सवाल को बदला गया, पूछा गया एक लड़की है 17 साल की या 16 साल की, पूछा गया उसके शरीर में बहुत सारी डक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स ऐसे नाम दिया होगा, उसके शरीर के किस हिस्से में oogenesis पूरी होगी। 16 साल की बच्ची, which part of the reproductive system shows a completion of oogenesis? बताओ। कंप्लीट नहीं होगा। 16 साल की बच्ची में ये कहां से लाओ? एंट्री ऑफ स्पर्म ही नहीं है। जब एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं है तो उसके पास सेकेंडरी oocyte है। इससे जब हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो बोलेंगे उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड में सेकेंडरी oocyte की जरूरत है। एक लड़की अगर जीवन भर में 3 बार प्रेग्नेंट होती है तो oogenesis खाली 3 ही बार पूरा करती है, नहीं तो पूरा ही नहीं कर पाती।
स्पर्मेटोजेनेसिस तो हमने पूरा कराई थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, लेकिन इसको हम लोग नहीं कह पाते। कहते हैं शुरू करोगे जरूर ओवरी में, खत्म कहां करोगे? अगर होगा भी तो फैलोपियन ट्यूब में खत्म होगा। ये तो फैलोपियन ट्यूब है। हमारे यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में शुरू हुई थी, स्पर्मेटोजेनेसिस वहीं खत्म हुई थी। मैच्योरेशन बाहर किया था, स्टोरेज बाहर किया था। इनके यहाँ oogenesis ओवरी में शुरू होती है, लेकिन अगर खत्म होती है तो फैलोपियन ट्यूब में, और नहीं तो बिना खत्म हुए सर वो वेजाइनल ब्लड के रास्ते बाहर निकल